पीरियड जो चल रहा है महाजनपद की हम बात कर रहे हैं। महाजनपद पीरियड का 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पहला कौन पार्ट था? राजनीतिक और धार्मिक। दो पहलू कंप्लीट कर लिए। बचा हुआ क्या है? 2 पहलू और शेष है। कौन कौन हुआ? सामाजिक और आर्थिक। ये 2 पहलू पर आज बात करेंगे। चलिए, बौद्ध कितना घंटा आप लोग सुने हैं? हाँ, लगभग 8 घंटा का क्लास रहा बौद्ध का। चलिए, अब हम बात करें, पहला लाइन सामाजिक पहलू को लाते हैं। तो सामाजिक पहलू की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमको बात ये बताइए कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छे। उत्तर वैदिक में कैसा रहा? थोड़ा गिरावट देखा गया। तो फिर महाजनपद में क्या होगा? हाँ, महिलाओं की स्थिति जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति गिरती जाएगी। एक बात तो सीख लिए। अब कहा गया कि अगर हम ये महाजनपद पीरियड में चतुर्थ वर्ण मतलब समझते हैं? 4 वर्णों की पहले से मेल चलते हुए आ रहा है। 4 वर्ण हो गया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ये 4 वर्ण की हम बात करेंगे तो इस समय काफी छुआछूत बढ़ गया है। छुआछूत का अवधारणा कब उत्पन्न होता है? उत्तर वैदिक काल में। स्पष्ट रूप से छुआछूत कहाँ पैदा होगा? यहाँ आने के बाद शूद्र का छुआ हुआ ब्राह्मण छुएंगे भी नहीं। ये 4 वर्ण के साथ साथ कई जातियों का विकास हुआ। ये 4 वर्ण के साथ साथ कई, अभी इसके पहले जितना भी हम पढ़ रहे थे केवल 4 वर्ण, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन महाजनपद पीरियड में जैसे ही आए तो कहा जा रहा है कि 4 वर्ण के साथ साथ किसका विकास हो रहा है? कई जातियों, जिसको वर्ण संकर कहते हैं। चलो बउआ, ए लड़का, ध्यान से देखिए। वर्ण संकर समझते हैं? वर्ण संकर समझते हैं? हाथ नीचे कर लो बउआ, उससे नहीं बैठते हैं। वर्ण संकर समझते हैं? नहीं। शंकर का नाम कभी सुने हैं? शंकर मतलब क्या होता है? भगवान। शंकर का मतलब क्या होता है? भगवान। शंकर इसका मतलब भगवान होता है। ठीक है बउआ, इससे इसका सेंस होता है शंकर भगवान से, जबकि इसका सेंस होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड देखें कभी आप लोग को घर में धान का पैकेट वगैरह आता है तो लिखा रहता है हाइब्रिड। हाँ, धान के पैकेट पे रहता है ना हाइब्रिड। हो गया। हाइब्रिड कहने का सेंस हो गया कि 2 नस्लों को मिलाकर तीसरी नस्ल अगर बनता है, जनरेट होता है, उसी को हम लोग संकर या हाइब्रिड कहते हैं। नहीं समझे? जैसे क्या है? जैसे क्या कहते हैं? खच्चर। खच्चर देखे हैं? खच्चर एक जाति होती है, जानवर की प्रजाति है। समझिए, वो किसका है वो? गधे और घोड़े का जो बीच का नस्ल है वही खच्चर है। बात समझे? ठीक उसी प्रकार कहा गया ये वर्ण संकर, सॉरी ये संकर नहीं, ये संकर की हम बात करेंगे। यहाँ महाजनपद पीरियड में पहली बार वर्ण संकर का अवधारणा आया। वर्ण संकर यहाँ से बनना शुरू हुआ। कैसे बना? तो यही बात को हमको समझना है। ठीक है, चलिए। अब कहा गया कि 4 वर्ण कौन कौन है वो पहले आप लोग बताइए। 4 वर्ण सबसे ऊपर, कारण कि यहाँ छुआछूत का अवधारणा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति है। यहाँ के बाद अन्य जाति भी बना है। आइए वो जाति कैसे बनता है ये हम पहले समझें। अन्य जाति जो बनेगा उसको क्या कहा गया है बउआ? वर्ण संकर। अब होता क्या है कि महाजनपद पीरियड में इस समय शादी विवाह का अभी इसके पहले जितनी भी शादी विवाह हो रही थी किसके साथ कौन कर रहा था बउआ? जाति है नहीं, जाति है नहीं। हाँ, यहाँ इसके पहले जो हम विवाह का प्रक्रिया बताए हैं, मतलब महाजनपद के पहले ऋग वैदिक उत्तर वैदिक में जो विवाह का प्रक्रिया है, किसके साथ वह विवाह करेगा?
इसका मतलब आप लोग नील की स्थिति में चल रहे हैं। बताया गया था कि इस समय गोत्र का अवधारणा हुआ था उत्तर वैदिक में, और उसी समय बताए थे कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो केवल अपने वर्ण में ही शादी करते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो अन्य वर्ण के साथ भी शादी करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि मुख्य रूप से अवधारणा था अपने वर्ण में ही शादी करना। अपने वर्ण मतलब अपने अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, समझ गए। वो गोत्र में देखा गया था कि एक कुछ गोत्र ऐसे हैं कि अपने ही गोत्र में शादी करेगा, और कुछ गोत्र ऐसे हैं कि दूसरे गोत्र के शादी करेंगे, दूसरे गोत्र के साथ शादी करेंगे। क्या ऐसा जानते हैं आप लोग? अगर अभी की हम बात कर लें, तभी का भूमिहार समाज का शादी कैसे होता है? अपने गोत्र में या अन्य गोत्र में? जबकि महतो जी प्रजाति जो जाति हैं उनकी शादी कैसे होता है? अपने ही गोत्र में होता है। मुस्लिम समुदाय की अगर बात कर लें तो उनकी शादी कहाँ होती है? अपने ही गोत्र में होती है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार कहा गया कि हर वर्ण, इसके पहले महाजनपद के पहले जितने भी वर्ण थे सब वर्ण अपने ही वर्ण से शादी करते थे। हो गया। अब कहा गया कि जब हम महाजनपद की बात कर रहे हैं, महाजनपद में विवाह के लिए 8 माध्यम बताए गए, समझ गए। मुख्य रूप से विवाह 8 प्रकार से हो सकते हैं, समझ गए बुआ। विवाह कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार से, मतलब 8 तरीकों से हो सकते हैं, और वह सभी तरीकों को 2 भागों में बांट दिया गया। बात को समझिए, यही थोड़ा सा मुख्य फैक्ट है यहाँ समझना। कहा गया है कि महाजनपद पीरियड में विवाह के लिए 8 तरीके बताए गए हैं, समझ गए। और वह तरीका जो होगा 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या होगा बउआ? पहला जो शादी होगा उसको अनुलोम विवाह कहेंगे, अनुलोम विवाह। और इसको क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। देखिए क्या है, विवाह कितने प्रकार की हो रही है? 2 प्रकार की, है ना। कितने तरीके में होंगे? 8 तरीके में, 4 इधर और 4 इधर। अब कहा गया कि अनुलोम विवाह किसे कहेंगे? तो अनुलोम विवाह कहने का सेंस होता है कि ऐसे विवाह जिसको सामाजिक मान्यता मिला हुआ है, ऐसे विवाह जिसको सामाजिक मान्यता मिला हुआ है वह अनुलोम विवाह हो जाएगा। और जिस शादी को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज उसको खराब दृष्टि से देखता है, मजाक उड़ाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। हो गया। विवाह कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। पहला विवाह की अगर हम बात कर लें तो कौन विवाह होगा वो? नहीं, अनुलोम में अगर हम, अनुलोम में कैसा विवाह होगा पता चल गया ना। इसमें जो भी शादी होगा समाज उसको अच्छे दृष्टि से देखेगा, समाज उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, समझ गए। और यहाँ जो शादी होगी उस पर समाज मजाक उड़ाएगा, है ना। आइए अनुलोम की अगर बात कर लें कि अनुलोम में 4 कौन कौन विवाह है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले एक होता है ब्रह्म विवाह, समझ गए। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह किसे कहेंगे बउआ? नहीं, ब्रह्म विवाह कहने का सेंस हो गया कि माता पिता, समझ गए, माता पिता की आज्ञा से, क्या कहते हैं उसको, कौन वर कहेंगे? क्या चीज? नहीं, माता पिता की आज्ञा से योग वर ढूंढकर अगर शादी करेंगे उपहार के साथ, समझ गए। अगर माता पिता अपनी इच्छा से योग वर ढूंढ लिए कन्या के हिसाब से, और उसको दहेज के साथ, मतलब क्या, दहेज नहीं कर सकते यहाँ क्या कहेंगे बउआ? उपहार। उपहार पहले कहेंगे। उपहार के साथ अगर शादी विवाह होता है तो उनको क्या कहेंगे बउआ? ए लड़का, समझिए बात को। ब्रह्म विवाह किसे कहा गया? इसमें माता पिता की आज्ञा है और साथ में क्या है? इसमें उपहार मिला। अगर उपहार के साथ माता पिता की आज्ञा के साथ अगर विवाह होती है तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म विवाह। हो गया। उसके बाद कौन विवाह कहेंगे बउआ? बोलिए। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह सुने होंगे। इसमें तो माता पिता की आज्ञा तो होती है, समझ गए, लेकिन कोई उपहार, कोई लेन देन नहीं होगा। वैसे शादी को हम लोग प्रजापत्य विवाह करेंगे। इसमें न वर पक्ष 1 रुपया खर्चा करेगा न कन्या पक्ष। हो गया ना। इसको कौन विवाह कहेंगे? प्रजापत्य। इसमें माता पिता की आज्ञा तो है लेकिन उपहार नहीं है। अगर उपहार शामिल हो जाएगा तो कौन विवाह? अगर उपहार नहीं है तो कौन विवाह?
और छोटा सा उपहार है, इसको क्या कहते हैं? आर्स विवाह। आर्स विवाह हो गया। आर्स मतलब कह सकते हैं कि अभी नहीं, इस समय में, हंसी नहीं, थोड़ा सा देखिए, आर्थिक का मेन स्रोत क्या है हुआ इस समय? अर्थ का मेन स्रोत क्या है? कृषि। और कृषि के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? बैल। वही कहा गया कि अगर माता पिता एक जोड़ी बैल देकर शादी कर देती हैं अपने कन्या का, तो वह कौन विवाह में आएगा? आर्स विवाह। 3 विवाह तो समझ गए। एक विवाह और होता है इमरजेंसी स्थिति में। विवाह ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक विवाह नहीं है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे अब मान ले जाए माता पिता शादी करने में सक्षम नहीं हैं, माता पिता गुजर गए हैं, तो वैसे स्थिति में इसका प्रयोग ले सकते हैं, समाज भी उसको अच्छा विवाह कहेगा। देव विवाह करने का सेंस क्या है बुआ? देव विवाह मतलब नहीं लग रहा है कि देव का मतलब देवताओं जैसा कुछ बात आ रहा है इससे निकल के। कहा गया है कि ये कहा गया कि धार्मिक स्थल नहीं कर सकते हैं। क्या बोला बुआ? नहीं, मंदिर करेगा तो गलत हो जाएगा, मंदिर नहीं है, यज्ञ स्थल। यहाँ देखिए क्या है, यज्ञ स्थल में अगर ऋषियों के साथ किसी कन्या की शादी कर दी जाती है बिना विवाह, बिना बारात का, तो वह कौन विवाह माना जाएगा? अब बहुत ऐसी कन्या जिसका माता पिता नहीं है, उसका शादी कौन करेगा? तो वैसे में हो रहा कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कोई ऋषि शादी योग्य हैं और वो शादी को तैयार हैं, तो उनके साथ अगर शादी कर दिया जाए बिना बैंड बाजा बारात के, तो ये शादी मान्य है, वैलिड है, समाज उसको अच्छा कहेगा। हो गया इतना विवाह तो समझ गए। अगर उपहार के साथ हो रहा है तो कौन विवाह? अगर बिना उपहार के साथ, माता पिता की आज्ञा होगा, ये सभी में माता पिता की आज्ञा है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर उपहार दे दिए तो कौन विवाह? अगर उपहार नहीं दिए तो प्रजापति विवाह, और एक जोड़ी बैल दे दिए तो आर्स विवाह, और ऋषियों के साथ अगर विवाह कर दिया जाए, कहाँ? यज्ञ स्थल में। अगर कहीं यज्ञ वगैरह हो रहा है और वहाँ किसी कन्या की शादी बिना बैंड बाजा बारात के कर दिए, तो वह वैलिड है, मान्य है। हो गया। चलिए दूसरी बात हम लोग करते हैं प्रतिलोम विवाह। हो गया। प्रतिलोम मतलब इस शादी को समाज अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे? राक्षस विवाह। सबसे पहले क्या कहेंगे वो? राक्षस विवाह। दूसरा क्या होता है? पिशाच विवाह। हंसिए नहीं, बहुत ऐसा शादी देखेंगे जो आपको इसी में होता है। हो गया पिशाच विवाह। और क्या कहेंगे बुआ? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हो गया। और कौन क्या वो कहेंगे बुआ? बोलिए। चलिए से राक्षस विवाह मतलब समझते हैं? राक्षस विवाह समझते हैं आप लोग? जबरदस्ती मतलब उठा पुठा कर। हंसिए नहीं, बात को समझिए। राक्षस विवाह मतलब क्या कहते हैं? बहुत ऐसा जो शादी पकड़ुआ शादी होता है, मतलब किडनैपिंग करके किया गया जो शादी होगा। इतना कहाँ इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया तुम लोग। हो गया। बात को समझिए। राक्षस विवाह किसे कहा गया है? अगर कन्या या वर को किडनैपिंग करके अगर शादी की जाती है तो उसको कौन विवाह कहेंगे? राक्षस विवाह। अब यहाँ आ गया पिशाच। पिशाच विवाह करने का सेंस हो गया कि इसमें वर या कन्या बेहोशी की हालत में अगर शादी कर लेते हैं उसके साथ, तो वह कौन विवाह हो जाएगा? पिशाच विवाह। हो गया। एक अगला बचा हुआ गंधर्व विवाह, और एक विवाह होता असुर विवाह। असुर विवाह। चलिए असुर विवाह आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है। असुर विवाह कहने का सेंस है कि जब कन्याओं को, मतलब सब में देख रहे हैं कि दहेज माता पिता देते हैं, इसमें माता पिता दहेज लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि कन्याओं को खरीदकर किया गया विवाह जो होगा वह कौन विवाह होगा? असुर विवाह। इसमें माता पिता दहेज देने के बजाय दहेज लेते हैं, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? असुर विवाह। ये आपका हो गया गंधर्व विवाह। आप लोग देखें गंधर्व विवाह होते कहीं? देखें बउआ तुम लोग देखा कहीं? हाँ, ऐसा हिंदी नहीं, तुम लोग हिंदी नहीं बहुत कम जानता है। एक जगह भी हम देख रहे थे। हाँ, इसको क्या कहते हैं? लव मैरिज। यही है गंधर्व विवाह।
अभी भी आप लोग देखते हैं कि अगर आपके आसपास गांव में अगर ऐसी शादियां होती है तो लोग कहता फलना फलना वही किया था गंदा लव मैरिज। मतलब अभी भी हुआ, क्या कहते हैं, अभी भी उस पर कमेंट पास किया ही जाता है, अभी भी समाज उसको गलत निगाह से देखता है। सरकार जरूर इसको क्या किया है, बढ़ावा दिया है। बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है बुआ? दहेज प्रथा कम होगा, छुआछूत का उदाहरण खत्म हो जाएगा। आप ब्राह्मण हैं, चलिए मेरा यहाँ पुत्र हुए ब्राह्मण है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये क्या है, छुआछूत को कम करने मतलब विलुप्त करने के लिए गंधर्व विवाह की बढ़ावा दी जा रही है। अब समझ में आ गया राक्षस विवाह, पिशाच विवाह क्या है। अब यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब जो मेरा टॉपिक था ये वर्ण संकर, अब समझना है, हो गया। समझने का सेंस है कि अभी आप देख रहे हैं कि हर वर्ण के यहाँ जो कर्म दिया गया है सब अपने अपने वर्ण में शादी करेंगे, हो गया। लेकिन अगर ब्राह्मण लड़का किसी अन्य जाति में घुसकर विवाह कर लिया, चार में किसी के साथ कर लिया, तो उसका शादी क्या होगा? वैलिड है। समझ गए? उसका शादी वैलिड है। मतलब वो अभी भी हम लोग देखते हैं कि भूमिहार अगर किसी अन्य कैटेगरी से शादी कर लेता तो वो भी भूमिहार ही बन जाता है, मतलब पिता शतात्मक के आधार पर। तो वही चीज़ हो रहा कि इधर सुनिए कि अगर ये ब्राह्मण किसी अन्य लड़कियां से शादी करती है तो वह क्या में आ जाएगा? किसमें? अनुलोम में, प्रतिलोम। चर्चा का विषय वो भी रहेगा, लेकिन क्या होगा? हाँ, यहाँ पहले देखिए जाति कैसे बन रहा। ये अगर ब्राह्मण का लड़का अगर किसी अन्य से शादी कर लेगा तो लड़की ब्राह्मण बन जाएगी। चर्चा का विषय जरूर रहेगा, प्रतिलोम विवाह जरूर है, लेकिन जाति डेवलप वहां नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी अन्य से शादी कर लेता है, नीचे वाला से अगर शादी करता है, तो उसको क्या करते हैं लोग? अलग निकाल देते हैं। समझ गए? किसको निकाल दो और वह क्या करेगा? एक नई जाति का, मतलब यहाँ देखिए एक ब्राह्मण और एक वैश्य दोनों मिल गया तो क्या आ जाएगा? वर्ण संकर। उससे उत्पन्न होने वाला संतान क्या बन जाएगा? वर्ण संकर। इसी प्रकार जाति का विकास हुआ। वर्ण और जाति का कैसे विकास हुआ पता चला? जाति का विकास इसी आधार पर हुआ कि उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों से अगर शादी कर लेते हैं, वैसे स्थिति में जो भी संतान उत्पन्न होगा वह क्या करेगा? जाति का विकास करेगा, मतलब वर्ण संकर कहलाएगा। हो गया? वर्ण संकर समझ में अब आया बउआ? संकर तो तुम लोग व्याकरण में भी पढ़ा होगा, नहीं समझ पा रहा क्या? देखिए क्या है, सिंपल मान लीजिए कोई भी कैटेगरी अपने श्रेणी को छोड़कर किसी अन्य श्रेणी में अगर शादी कर लेगा तो वह क्या बनेगा? वर्ण संकर। कहानी खत्म है। अगर अपने अपने में कर रहा तो कोई बात नहीं है। अगर अपने छोड़कर किसी या नीचे वाला जाकर ऊपर में कर ले, ऊपर वाला नीचे में, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब केवल है कि दो वर्ण होना चाहिए। अब जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या किसका विकास होगा बुआ? वर्ण का, जाति। हाँ, वर्ण संकर बनेगा, वहीं से जाति का विकास होगा। विवाह, आइए थोड़ा सा हम विवाह के बारे में बात करें। विवाह आप लोग जानते हैं क्या है? विवाह ये हिंदू धर्म के लिए विवाह है। नहीं, किसका विवाह है बुआ? विवाह, गुड। अब आइए मुस्लिम धर्म में निकाह। दोनों में अंतर क्या है बुआ? बात को समझिए। ये विवाह जो है ये क्या है बुआ? एक प्रकार का ये बंधन है। विवाह एक बंधन है। ये जो विवाह होती है हिंदू धर्म में ये बंधन है, जबकि निकाह एक समझौता है। हो गया? विवाह, यहाँ जो निकाह जो है ये समझौता है। दूसरी चीज़ कहा गया कि ये बंधन जो है यह मंत्र से बांधे जाते हैं। हिंदू धर्म का जो बंधन, विवाह का बंधन मानते हैं, वह मंत्र से बांधा जाता है। इसमें लड़का लड़की राजी रहे ना रहे, अगर पंडित जी बैठ कर मंत्र मार दिए तो बंधन कंप्लीट हो गया। भेदभाव करने से कोई, लेकिन अगर यहाँ पहले समझिए, अगर आप यहाँ ऐसा करते हैं तो इसमें दोनों का मन होना आवश्यक है, तभी समझौता होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ समझौता होता है जिसे क्या कहा गया? निकाह। क्या ये मंत्र से होता है? नहीं, तो ये मन से होता है। ये मन से समझौता होता है। अब बताइए, कहा गया कि निकाह टूट सकता है क्योंकि यह एक समझौता है, यह एक एग्रीमेंट है, जबकि ये टूट सकता है? नहीं, ये टूट नहीं सकता है। हो गया?
कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि अगर सही तरीके से अगर मंत्र मार दे तो एक जन्म क्या 7 जन्म की कहानी हो जाती है। हो गया। अच्छा, आप लोग कभी विवाह होते देखे हैं? तब तो अरे बंद करो ना उसको। हो गया। पैसा ही है। आप लोग सुने होंगे या फिर सुनते होंगे 7 फेरों का 7 बच्चा। तो यहाँ एक कॉमन बात है कि 7 ही फेरा क्यों होता है? 7 जन्म में नहीं, आप लोग बहुत सारा शादियां देखे हैं, तो 7 फेरों का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? नहीं देखे हैं? टीवी में देखे हैं? हाँ, तो बताइए 7, अरे लड़का, 7 फेरों का मतलब क्या होता है? हाँ, आइए। अरे बउआ, 7 तो शुभ चीज है ना, विषम संख्या ना, और शादी में विषम अच्छा लगता है। सत्यनारायण भगवान का कथा भी तो 7 शंख बोलता है। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ आइए, एक रीजन है 7 फेरा ही क्यों होता, थोड़ा सा वैज्ञानिक का सोच को समझिए। कहा गया है, देखिए क्या है, अगर हम किसी बिंदु पर खड़ा होकर और घूमते हुए ठीक उसी बिंदु पर आए, कितना डिग्री कोण बनाएंगे बउआ? 360 डिग्री का। हो गया। अब ये 360 डिग्री जो है 1 से लेकर 9 तक के सभी से कटता है, एक 7 को छोड़कर। समझ गए? तो इसको कर दिया गया ऐसे किलो। अब 1 से लेकर 9 तक के किसी भी नंबर से काटिए, ये सबसे कटेगा। मतलब अब विवाह में कोई लोचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितना भी दुख दर्द था सब यहीं कट गया। आई बात समझ में? खैर चलिए, ये तो एक, हाँ, गरह कटाने के लिए। तो ये हो गया बुआ। निकाह के बाद समझिए क्या होता है। अब बताइए, क्या एक बात और हमको समझना है कि हम लोग का जो हम लोग का जो विवाह का नियम है, कितने विवाह कर सकते हैं? 1 विवाह। हम लोग कितने विवाह कर सकते हैं? 1 विवाह। जबकि मुस्लिम धर्म में कितने विवाह निकाह किया जा सकता है? हाँ, तो 4 विवाह किया जा सकता है। आप लोग को शायद याद होगा, एक बुक का नाम बताए थे जिसका नाम है शरीयत। शरीयत एक पुस्तक का नाम बताए थे। शरीयत क्या है बुआ? एक नियम कानून का पुस्तक है, और शरीयत के हिसाब से मुस्लिम समुदाय 4 शादियां कर सकता है। आई बात समझ में? 4 ही, अगर फिर 5वां संबंध करेगा तब? हाँ, तो वहां देखिए क्या है, पहले भी एक यहाँ देखिए आता है तलाक का कॉन्सेप्ट। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों का एक विशेष अधिकार है, केवल पुरुष का, महिलाओं का नहीं। आप लोग तो तलाक समझते हैं ना, केवल पुरुष दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है। इस बात को समझिए। तो कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में पुरुषों का एक विशेष अधिकार है, जिसको कहा गया है तलाक। समझ गए? वह अगर 4 शादी ऑलरेडी किए हुए है, फिर अगर 5वां पसंद आ गया तो एक को 3 बार तलाक बोल को उसको छुट्टी कर देगा, और फिर अगला शादी कर लेगा। 1 मिनट बउआ। अच्छा, अभी हम आपको बताए थे कि कोई भी चीज़ें अच्छा और खराब नहीं होता बउआ। कल भी हम इस विषय पर बात किए हैं। क्या खस्सी काटना अच्छा बात है? आपका धर्म कहता तो आप काट रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार उसे लड़का, ठीक उसी प्रकार उसका धर्म कहता है। ये शरीयत जो है उसका एक नियम कानून का पुस्तक है। जैसे हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ आता है वेद, ठीक उसी प्रकार उसका ये धार्मिक ग्रंथ में आता है। ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक में माना जाता है ना। अब इसके हिसाब से ही लिखा गया है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, और अभी भी 4 शादियां, 4 क्या, अब तो जितनी मन उतनी कीजिए। तलाक का सिस्टम है नहीं क्या? ये तलाक का सिस्टम है कि खत्म हो गया? कहाँ खत्म हो गया बउआ? तो मुस्लिम में है कि खत्म हो गया है? हाँ, इंडिया में खत्म। अच्छा, इस चीज को समझते हैं, हमारे देश का कानून एक है, एक देश एक कानून की विचार हमारे देश में हमेशा चलते आ रहा है कि हमारे देश का एक नियम होगा, एक कानून होगा सबों के लिए। लेकिन कहा गया है क्या मुस्लिम पर वो नियम लागू होती है? तो हमारे देश के जितने भी कानून हैं, या हमारे देश के कानून जो मुख्य रूप से 2 बातों पर फोकस करती है। एक क्रिमिनल लॉयर जो होता है, मतलब क्या कह सकते, क्रिमिनल केस, और एक सामाजिक केस। तो कहा गया कि अगर सोशल की बात होगा, सोशल केस की बात होगा, तो मुस्लिम के लिए अलग नियम होगा। अगर क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो हमारा एक देश एक कानून। नहीं समझे बात?
अगर क्रिमिनल लॉ की हम बात करें तो एक देश एक कानून, अगर कोई भी समुदाय के लोग अगर मर्डर करेगा तो सबको फांसी ही होगा, कोई भी समुदाय का लोग रहिए। जबकि अगर सोशल लॉ की हम बात करें, सामाजिक लॉ की बात करें, तो हम लोग एक विवाह करते हैं, एक के बाद अगर दूसरा करने का मन करता है तो पत्नी चाहे तो उसको जेल में रख सकती है जब तक कि उसको सद्बुद्धि ना आ जाए। पत्नी चाहे तो उसको जेल में रख सकती है, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है तो क्या कर सकता है ऐसा महिला? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसका सोशल लॉ जो होता है, सामाजिक न्याय कह सकते हैं, वह अलग है। आई बात समझ में? उसका सामाजिक नियम जो होता है वह 4 शादियों के अलाव करता है और कर सकता है। आइए एक छोटी सी बात को हम आपको दिखाएं कि क्या है। एक हिंदू की हम बात करें, मुस्लिम छोड़ दीजिए। एक हिंदू जो बहुत अच्छे जॉब पर पोस्टेड था, समझ गए ना? आप लोग ऐसा सुने होंगे कि अगर पति जॉब करता हो और दूसरा शादी करने का विचार लाए या दूसरा शादी कर ले तो पत्नी चाहे तो उसका नौकरी खा सकती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कहा गया कि देखिए दिमाग का उपज, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे जॉब पर पोस्टेड है और वह एक कमिश्नर की बेटी से शादी कर लेता है, एक विवाह जायज है, कोई बातें नहीं है, आराम से दोनों फैमिली रह रहा। ये पुरुष को क्या हुआ कि एक अन्य लड़की पसंद आ गया, एक अन्य लड़की पसंद आ गया। अब विवाह करेगा तो कमिश्नर की बेटी ये छोड़ेगी नहीं, समझ गए? तो बहुत अच्छे कंडीशन के साथ इसके साथ ये रह रहा था। अब वो धीरे धीरे व्यक्ति क्या किया कि इसको कन्विंस करने लगा कि क्या ये हिंदू धर्म में रखा है, हम लोग मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लाभ होगा वो लाभ, मतलब उल्टा सीधा पढ़ा कर हुआ मुस्लिम धर्म ज्वाइन करने की बात कह रहा था। वो लड़की बोली कि आपको जो करना हो कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम शंकरेश जी की पूजा करेंगे। वो क्या किया, मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लिया। अब मुस्लिम धर्म ज्वाइन किया, जाके फटाक से फिर शादी करके चल आया। अभी कमिश्नर की बेटी है, तुरंत ऐसे में आ गई। कैसा? चल गई पुलिस के पास। पुलिस उधर से आया तो रुकिए हम दिखाते, हम मुस्लिम धर्म ज्वाइन किए हुए, देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है, और अभी तो अभी 2 और बचा हुआ है, 2 शादी और करेंगे। समझ गए? ये तो खैर दिमाग का उपज है, हो गया। तो ये चीजें, चलिए यहाँ तक तो हम लोग बउआ देख ली लगभग। विवाह का प्रकार क्या होता है, जाति का उत्पत्ति कैसे हो रहा है, और विशेष सामाजिक में कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं। इसके पहले जो उत्तर वैदिक काल है उसका विदुषी महिला है, कौन कौन है? गार्गी, हाँ मैत्रेय और गंधर्व गृहीता। यहाँ ये तो हमको याद ही था, इसके पिछले वाला बताइए। उत्तर, हाँ ऋग वैदिक का। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों का लगभग ठीक ठाक ही स्थिति है। इसी में 4 लाइन लिख लेते हैं, सामाजिक जीवन आपका खत्म हो जाएगा। केवल आपका सोच रहना चाहिए कि इस पीरियड की जब भी हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी जाएगी, और एक जाति की उत्पत्ति अगर होगा तो जाति की उत्पत्ति का ये आधार है। निकालिए, लिखिए। सबसे ऊपर अभी कौन सा वर्ण है बउआ इस काल में? ब्राह्मण। श्योर? क्योंकि यहाँ छुआछूत का उदाहरण आ गया तो सबसे ऊपर होगा ही। चलिए लिख दीजिए, सामाजिक जीवन, हेडिंग लगा दीजिए। महाजनपद काल में चतुवर्ण, यहां देखिए लिखा हुआ 4 वर्ण जिसको कह सकते हैं, चतुर्थ वर्ण में ब्राह्मण की स्थिति सबसे अच्छी थी।
हो गया। अगला चीज हम देख लेते हैं, इसका एक छुआछूत का कॉन्सेप्ट यहाँ स्पष्ट रूप से हो गया ना। तो लिख दीजिए कि महाजनपद काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से महाजनपद काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विकसित हुई। हो गया। अगला एक पॉइंट बना दीजिए, महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। हो गया। अगला पॉइंट ये लिख दीजिए, वर्ण संकर के द्वारा क्या हुआ था बउआ? हाँ, जातियों का विकास हुआ। लिख दीजिए वर्ण संकर के द्वारा जातियों का विकास हुआ। विभिन्न जातियों का लिख दीजिए, विभिन्न जातियों का विकास हुआ। वर्ण संकर द्वारा विभिन्न जातियों का विवाह हुआ या विकास हुआ। हो गया। अब आइए थोड़ा सा विवाह वाला टॉपिक ले लेते हैं। विवाह एक छोटा सा हेडिंग बना दीजिए। हो गया, लिख दीजिए, विवाह एक पवित्र बंधन माना गया है। विवाह एक पवित्र बंधन माना गया है। विवाह एक पवित्र बंधन माना गया है। उचित होने पर अनुलोम विवाह, अनुचित होने पर प्रतिलोम विवाह। लिखे, विवाह एक पवित्र बंधन माना गया है। उचित होने पर अनुलोम विवाह और अनुचित होने पर प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। हो गया। लिख दीजिए अगला पॉइंट, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 अनुलोम विवाह और 4 प्रतिलोम विवाह शामिल है। जिसमें 4 विवाह अनुलोम में एवं 4 विवाह अनुलोम में एवं 4 विवाह प्रतिलोम में शामिल है। चलिए
अब क्या कीजिए, अनुलोम का चारों विवाह लिखिए और प्रतिलोम का चारों विवाह लिखिए। पहले अनुलोम लिख के ब्रह्म विवाह लिखिए। टेबल मत बनाइए, बात को पहले समझिए हम क्या बोले। अनुलोम लिखिए, उसका पहला विवाह ब्रह्म विवाह किसे कहेंगे ये भी तो लिखना होगा ना। ब्रह्म विवाह किसे के लिख कहेंगे? माता पिता के, हाँ, माता पिता के अनुमति से योग वर के साथ उपहार देकर की गई शादियां ब्रह्म विवाह कहलाएगी। बिना उपहार के अगर होगा तो प्रजापत्य विवाह। अपने मन से लिखे सब। हो गया बुआ? दूसरा में क्या लिखेंगे? प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के माता पिता की इच्छा से की गई विवाह। बिना दहेज के या बिना उपहार के माता पिता की इच्छा से की गई विवाह। आर्ट्स में क्या होगा बउआ? हाँ, नहीं, एक बैल की जोड़ी कहिए। एक जोड़ी बैल है ना, एक जोड़ी बैल। जोड़ा कितना का होता है? दो का। अगर जाइए धोती लाने जाइए तो तब एक जोड़ा कहेंगे तो क्या कैसे देगा? दो को देगा। कभी ट्राई करके देखिए दुकान में। एक जोड़ा कहेंगे तो दो को देगा। एक जोड़ा में एक ही धोती होता है, तो आप पता लगा के देखिए। उसमें दो को होता है। अच्छे बांट लेते हैं, मिलता तो एक ही है। उसमें दो को होता है। चलिए काम कीजिए, लिखिए। ये 4 लिखा गया बउआ। आर्ट्स विभाग में क्या होगा? एक जोड़ी माता पिता की इच्छा के साथ एक जोड़ी बैल उपहार में देकर किया गया विवाह जो होगा वह आर्ट्स कहलाएगा। हो गया बुआ। अगला क्या लिखेंगे? देव विवाह। हाँ, कहानी होगा, इसमें भी इच्छा होगा। बहुत ऐसे माता पिता जो सक्षम नहीं है, वैसे स्थिति में इसको क्या कहेंगे? धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान में लायक माता पिता के द्वारा किसी विद्वान या ऋषि लायक माता पिता
विद्वान, ऋषि या योग वर। वर मतलब समझते हैं? लड़का। बहुत अच्छा। आइए थोड़ा सा हम बात कर ले, पहले लिख लेंगे। हो गया बउआ? चलिए अब आइए प्रतिलोम में आ जाइए। योग वर के साथ किया गया विवाह। गधा थोड़ा तो अपने से लिखो कुछ। हाँ हो गया। चलिए अगला हम क्या करें, आइए प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम में पहला क्या लिखेंगे? राक्षस विवाह। हाँ, अपहरण करके किया गया विवाह। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ना ताकि समझ में आपको आए। अपहरण द्वारा किया गया विवाह। हो गया। 50 में क्या लिखेंगे? बेहोशी या सोए हुए स्थिति में। बेहोशी एवं सोए हुए स्थिति में किया गया विवाह। गंधर्व विवाह में क्या लिखेंगे? नहीं, सेंटेंस कीजिए, इसको सेंटेंस बंद कीजिए। हाँ, अपने इच्छा, माता पिता की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा के द्वारा किए गए विवाह। कारण कि अगर माता पिता की इच्छा हो जाएगा तो कौन विवाह होगा, आप बताइए? कौन विवाह होगा? इसमें भी कौन विवाह होगा? प्रजापति विवाह होगा। हाँ, हो गया। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से किया गया विवाह जो होगा वह कौन विवाह होगा? वो गंधर्व विवाह। हो गया। अगला क्या बचा? असुर विवाह। असुर में क्या होगा? असुर में क्या होगा? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या को खरीद कर मतलब समझते हैं? किस स्थिति में? असुर विवाह। किस स्थिति में ऐसा होता है? कन्या योग में। टर्म्स ऑफ कंडीशन को समझिए। कहा जा रहा है कि असुर विवाह में कन्याओं को खरीद कर किया गया, लिखा गया ना सबका। अब आइए, कहा गया कि वर, सबसे पहले इस बात को समझिए तो यहाँ से इसका लिंक निकल जाएगा। ये वर का मतलब क्या होता है बउआ? योग वर हमेशा कहा जा रहा है। जब भी बोलते हैं तो योग वर। योग वर मतलब क्या हो गया? लायक वर। चलिए, कहा गया कि वर हम किसको कहेंगे? तो समझिए कि अगर 25 वर्ष की अवस्था तक अगर विवाह होता है, अगर किसी की आयु होता है तो वह क्या कहलाएगा? वर। अगर वही उसका उम्र 35 वर्ष हो जाएगा तब, हाँ, तब ये यहाँ जाकर बरात हो जाएगा। पहले समझिए, इसी से लिंक निकलेगा इसका। अगर 35 के बाद देखा जाए 40, 45, 50, 60 तब जरनाट इसको कहेंगे, क्योंकि लगभग उसको अब जरने के लिए ही ना बचा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि इस विवाह में बहुत ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी पत्नियां 50-60 के आसपास किसी कारणवश मर जाती है, छोड़ के चली जाती है, कुछ भी होती है, क्या उसका शादी होगा? जरनाट की स्थिति में नहीं होगा। तब गरीब माता पिता कहेंगे कि जायदा सब अपन भाग से हो भाई, अरे उमरिया न है, सुख तो करेगा। वही सुख के चक्कर में ऐसे विवाह होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक विवाह हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे बउआ? सामाजिक पहलू लगभग खत्म हो गया। आर्थिक भी, ये आर्थिक में भी कुछ बचा हुआ नहीं है। चलिए, ये तो टॉपिक है।
कितना विवाह के बारे में आप लोग पहले से जानते थे? आप लोग कितना विवाह के प्रकार जानते थे पहले से? कौन? प्रेम विवाह है, वो बाराती जाके विवाह। तो इसका नाम ना बताना है, प्रेम विवाह का नाम भी तो बताना है। अच्छा, और आम शादियां जनरल जो सामान्यतः रूप से शादियां होती है वो कौन शादी होता है, कभी पता लगाने का प्रयास किए? जानते थे आप लोग? तो खाली शादी देखते हैं, खाली जाके नाच के चला जाता है। तो यही ना। शादी को देखता है, लड़की तो लड़की तो लड़का क्या देखेगा? लड़का को तो बस केवल खाना चाहिए, खाना के लिए पहाड़ों पर चला जाएगा। डीजे चाहिए। चलिए आइए काम कीजिए, कोई भी टॉपिक को समझने की प्रयास कीजिए। अगर आप कोई चीजें कर भी रहे हैं, अब कोई काम हम बार बार कर रहे हैं, उस काम के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, तो ये क्या है? बार बार क्या कर रहे हैं? बार बार एक बार तो सपोर्टेड, हम बार बार दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कम से कम महीना में 2 बार दिल्ली आते जाते हैं, तो आपके अपेक्षा दिल्ली का अनुभव तो हमको जरूर अधिक होगा, राइट? खाली बराती में उछलने जाता है, बराती के संदर्भ में कभी जानने के प्रयास किए कि जिसमें भी हम शामिल हो रहे हैं ये कौन विवाह होता है? उतना जानेंगे तो फिर खाने छूट जाएगा। नहीं, कभी कभी सुने तो मंत्र उंतर पढ़ते हैं पंडित। अगर शूद्र की लड़की या वैश्य की लड़की ब्राह्मण के लड़का, मतलब कि ब्राह्मण की लड़की शूद्र की अगर लड़का शादी करता है तब कौन सा विवाह होगा? कौन सा विवाह होगा? वेरी गुड, अभी तो हम बताए कोई भी वर्ण हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अपने वर्ण में शादी न करके किसी अन्य वर्ण में अगर शादी करेगा तो वह वर्ण संकर बनेगा, समझ गए? और वही वर्ण संकर जाति का विकास करेगा। आई बात समझ में? चलिए यहाँ हो गया बउआ। जब आइए थोड़ा सा हम आर्थिक स्थिति देख लेते हैं ताकि कहानी आज खत्म ही कर दें। कल से हम लोग क्या चलेंगे? ए लड़का, पॉलिटी कल टेस्ट है। चलिए बहुत अच्छा बात हो गया। अब कहा गया कि अगर हम आर्थिक की बात करें किस पीरियड का, तो इसके पहले हम उत्तर वैदिक का आर्थिक बताइए क्या स्थिति है। उत्तर वैदिक काल में अर्थ का मेन साधन क्या है बउआ? उत्तर वैदिक में यहाँ ना पशुपालन है बउआ। आप लोग हमेशा भूल जा रहे हैं। एक बात को जानिए कि ये जो महाजनपद है ये द्वितीय नगरीकरण हुआ है। लोग यहाँ काफी क्या कह सकते हैं उन्नति किया है, और उन्नति के पीछे सबसे मुख्य जिम्मेदार कौन है? लोहा। कृषि तो पहले भी था, यहाँ भी कृषि हो रही है, लेकिन हाँ एक मिनट, यहाँ भी कृषि हो रही है लेकिन कृषि में लोहा का प्रयोग नहीं था। अब इस पीरियड में महाजनपद में अगर हम बात करें तो पहली बार कृषि के क्षेत्र में लोहा का प्रयोग हो रहा है। अब लोहा की प्रयोग होने से गहरी जुताई होगी, वनों की अधिक कटाई होगी, समझ गए? खेती थोड़ा सा तेजी से होगा। आप कहने का मतलब है कि लकड़ी के हल से कितना खेत जोता जाएगा? गहरी जुताई नहीं होगी, फसल अच्छा नहीं होगा, मतलब उत्पादन उतना ही होगा जितना से पेटों नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ जब लोहा का प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ कि लोहा का प्रयोग होने से उत्पादन अधिशेष हुआ। उत्पादन अधिशेष का सेंस समझते हैं क्या? हाँ, खाने से ज्यादा। अब खाने से लोग को ज्यादा होगा तब उसको गांव के बाद शहर भी दिखने लगेगा। आप लोग खुद सोच लिए ना कि घर में 2 टाइम का खाना सही से नहीं मिल रहा है तो क्या पटना जाने का आपका ख्याल पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर घर में अच्छी खासी कृषि हो रही है, अच्छा खासा इनकम आ रहा है कृषि से, तब होगा कि चलो खा पी के हमको साल में इतना रुपया बच जाता है कृषि से, तो चलो इस बच्चे को पढ़ाएं या कोई अन्य काम करें या शहर में जाएं, तब ना आप सोचेंगे। वही बात यहाँ हो रहा है इस पीरियड में कि कृषि में लोहा का प्रयोग होने से उत्पादन अधिशेष हो जा रहा है और लोग अपने गांव छोड़कर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कहा गया कि द्वितीय नगरीकरण की अगर बात होगा, द्वितीय नगरीकरण का बात अगर होगा तो कौन काल कहेंगे बउआ? तो प्रथम नगरीकरण। एक मिनट, प्रथम नगरीकरण किसको कहेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा का जो नगर सभ्यता जो सभ्यता था वह नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा ऐसा आज भी हम लोग नहीं है। हड़प्पा का जो आप लोग देखेंगे, हड़प्पा क्या है? किला बंद है, किला बंद है।
और एक ही किला नहीं, इसके अंदर भी पूर्वी पश्चिमी और टीला में बटा हुआ है। समझ गए? ये जो पूरा देख रहे हैं, पूरा ढलैया ढलैया उसमें था नहीं लेकिन इतना भी नहीं ले जाइए। लेकिन हाँ, आप ईट पकी हुई ईटा थी, पकी हुई ईटा, ये पत्थर का प्रयोग है। और अलंकृत ईटा भी मिला है ना। अलंकृत मतलब समझते हैं? ईटा में भी कढ़ाई किया हुआ, उसको अलंकृत ईटा कहते हैं। इस ईटे का प्रयोग यहाँ मिला है। और कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो इतना प्रसिद्ध विश्व में भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा क्या है? स्नानागार। तो उससे भी बड़ा है अन्नागार। अब बोलिए। हाँ, कलाकृत और भी जगह मिलता है बउआ। हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का दो चीज नामी था। क्या चीज? हाँ, कांसे की नर्तकी। देखिए गधा समझ रहा है। क्या कहोगे? गली और नली। ये चीजें हंसी नहीं, इस बात को समझिए। उस समय का गली जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी भी हम लोग क्या सर रोड के बगल में घर बनाते हैं तो दरवाजा छोड़ देते हैं। वहाँ हर घर के पीछे दरवाजा, रोड है, लेकिन दरवाजा नहीं। मुख्य द्वार जो कहते हैं वह मुख्य द्वार गली की दिशा में खुल रहा, जबकि पीछे से मेन रोड गया हुआ है। मेन रोड करने का मतलब मुख्य सड़क है, लेकिन फिर भी ना इधर खिड़की है ना दरवाजा है, इधर है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा गया कि यहाँ का नाली जो था, ये ऐसी व्यवस्था किया हुआ था कि कहीं भी पानी ठहरने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का गली और नली बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए? रोड की तरफ कान के वाली कौन सा? उसमें पक्की सड़क नहीं है, पहली बात। पहले समझिए बात को, पक्की सड़क नहीं, कच्ची सड़क है। अब कच्ची सड़क में गाड़ी जाएगी, धूल उड़ेगी, खिड़की से दरवाजे से धूल घर के अंदर आएगी, पहला। दूसरा, कोई बच्चा उच्चा निकलेगा, गाड़ी आएगा, और जो भी गाड़ी है वही आएगा, तो हो सकता है नुकसान होगा। उससे बेटर क्या है? गाड़ी नहीं है, ठेला गाड़ी होगा ना, बैलगाड़ी होगा ना, घोड़ा गाड़ी होगा ना। हाँ, तो सबसे बड़ा दुख की बात है कि घोड़ा गाड़ी नहीं था। हड़प्पा में घोड़ा नहीं है, बात समझे? हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ है, लेकिन घोड़ा नहीं है। फिर भी घोड़ा का अवशेष मिला है। अवशेष मतलब समझते हैं? घोड़ा का मतलब हड्डी वगैरह मिला है। इससे क्या समझते हैं? क्या ऐसा संभव है कि यहाँ घोड़ा नहीं है और घोड़ा का अवशेष मिल गया? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा है। सपोर्टेड हम मान लेते कि गुनामा में घोड़ा नहीं है और हम यहाँ से घोड़ा से चले गए और मेरा घोड़ा मर जाएगा वहाँ, तो घोड़ा को हम टांग के माथा पर लाएंगे कि वहीं छोड़ देंगे? वैसे स्थिति में घोड़ा का अवशेष मिलने का चांस दिख रहा है। नहीं समझे? उस समय विदेश से अरब से उसका संबंध है, समझ गए? और अरब से हो सकता है कि घोड़ा आता होगा या वहाँ के लोग लाते होंगे। अब किसी व्यापारी का घोड़ा यहाँ मर गया होगा तो क्या करेंगे? घोड़ा को छोड़ दिए और वही अवशेष मिल गया हड़प्पा में। इससे क्या साबित होता है कि हड़प्पा में घोड़ा है या नहीं है, द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देता है। समझ गए? खैर छोड़िए, हड़प्पा तो बात की चीज है। तो हड़प्पा का मुख्य चीज क्या मिला बउआ? नलिया। उसमें एक पशुपति शिव का मिलता है, मूर्ति मिलता है ना। पशुपति शिव में ही 10 क्वेश्चन मिलता है। पशुपति शिव के जो देख रहे हैं उसमें कुल कितने जानवरों का वर्णन किया गया, कितने जानवर के चित्र दिए गए हैं? 4। अरे ये तो सब जानता है, कौन जानवर किस तरफ है ये बताना है, और उसमें कौन जानवर शामिल नहीं है ये बताना है। ये क्वेश्चन किसका है? डीप लेवल का। ऐसे तो लोग खाली जान गया बस पशुपति शिव का मूर्ति मिला खुश हो गया, नहीं। खैर चलिए, ये लड़का आइए। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? वो द्वितीय नगरीकरण। अब कहा गया कि यहाँ आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था बउआ? पशुपालन। जबकि यहाँ क्या हो गया? कृषि हो गया। और यहाँ भी कृषि शुरू हुआ है ना, कृषि यहाँ भी शुरू हुआ है और मुख्य बन गया मुख्य वही बन गया ना। कौन? उत्तर वेदिक। हाँ, अब आइए, अगर इसमें हम बात करें पशुपालन का तो क्या होगा बउआ? ए लड़का, पशुपालन इसमें क्या हो जाएगा? गौण। गौण मतलब समझते हैं?
मतलब अब पशु पालन की नहीं हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग इस पर ही आश्रित हैं। समझ गए, इनकम का मुख्य स्रोत अब इससे मान लिया गया है, इसलिए कृषि यहाँ मुख्य हो गया। दूसरी चीज़ इसके साथ क्या क्या कहा जाता है, यहाँ तक हम देख लिए। क्या लेन देन के लिए कौन सा प्रणाली यहाँ प्रचलित है, या इससे पहले कौन क्या प्रचलित है? वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ अब मौद्रिक प्रणाली आ गया है। मौद्रिक, समझ गए, मौद्रिक प्रणाली यहाँ या मुद्रा प्रणाली जिसको कह सकते हैं, यहाँ शामिल हो गया। तो कहा गया कि मुद्रा प्रणाली जब यहाँ शामिल होती है तो सबसे पहले कौन सिक्का देखने को मिलता है? पंचमार्क। हाँ, चांदी का सिक्का ही है, लेकिन क्या मिलता है? पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क मतलब समझते हैं? मार्क मतलब समझते हैं? मार्क मतलब समझते हैं निशान लगाना। अब कहा गया कि चांदी के सिक्के जो होते थे उसके दोनों तरफ पंचिंग किया हुआ, कह सकते हैं कि दोनों तरफ कढ़ाई किया हुआ सिक्का मिलता था, या पंच आहट सिक्का भी इसको कह सकते हैं। आहट मतलब खुदा हुआ होता है, समझ गए। सिक्का के दोनों तरफ खुदाई करके कुछ कुछ लिखा, कुछ कुछ तस्वीर बनाया हुआ रहता था। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इसको जारी कौन करता था। यहाँ जो गधा है तुम, अभी तो करेंसी कंपनी बनाती है तो कंपनी का नाम लेंगे। जारी कौन करता है? जारी कौन करता था इस समय सिक्का? अभी सिक्का कौन जारी करता है? आरबीआई। उस समय सिक्का कौन जारी करता होगा? राजा। कौन करता है? राजा। ये गलत है। हाँ, कोषाध्यक्ष। तो उस समय केवल व्यापारी वर्ग के लोग ही सिक्का जारी करते थे। आई बात समझ में? देखो वो यहाँ कौन कौन बात घर में बनाते हैं। क्या चीज? टकसाल। अभी कहाँ बनता है बउआ? नहीं, अभी कहाँ बनता है सिक्का? आरबीआई भी कितना ऑफिसवा में, कारखाना में। अब कारखाना को उस समय क्या कहा जाता था बउआ? टकसाल। टकसाल में बनता था। अब बोलिए और कोई क्वेश्चन? अंतर इतना ही ना है कि अभी कारखाना में बनता है, उस समय कारखाना को ही टकसाल कहते थे, टकसाल में बनता था। हो गया। लेकिन जारी करने वाला भी होता है, करता है ना गवर्नर, या गवर्नर ही ना करता है। तो इस समय कहा गया कि जारी करने वाला व्यक्ति राजा न होकर कौन है? व्यापारी। व्यापारी वर्ग क्या किए कि इस सिक्के को शुरू किए और आपस में लेन देन करने लगे, किसी सामान को खरीदने के लिए इस सिक्के का प्रयोग करने लगे। जबकि इससे ठीक पहले अगर चले जाए कहीं भी तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से कहीं भी जाइए, कहीं भी, कहीं का मतलब उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, हड़प्पा, ये सभी में चले जाइए तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित है। यहाँ पहली बार क्या देखने को मिला? मौद्रिक प्रणाली या मुद्रा की प्रणाली यहाँ से शुरू होती है। हो गया। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि मनुष्य का एक सबसे प्रमुख चीज है, जैसे जैसे उसका स्टेटस बदलेगा ना, वैसे वैसे वो अपने बर्तन में भी बदलाव करता है। बर्तन कहने का मतलब गांव में ढलपट करने वाला थाली लोटा रखते हैं, जबकि वही आदमी अगर शहर चला जाएगा तब ये बर्तन छूट जाएगा या इस बर्तन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार कहा गया कि हर काल का बर्तन जो है, या मृद भांड कह सकते हैं, मृद भांड कह सकते हैं। हो गया बुआ? मृद भांड ये हर काल का अलग अलग कहानी कहता है। इसके पहले कौन सा मृद भांड की हम लोग बात किए थे? मतलब कहने का मतलब महाजनपद से पहले उत्तर वैदिक में कौन सा? डुल गया ना बउआ? क्या कहोगे? एनपी? हाँ, अच्छा चलिए ऑप्शन दे दें। हाँ, क्या बोलो बउआ? ये मृद भांड क्यों? मृद भांड, मृद मतलब मट्टी, भांड मतलब बर्तन। मट्टी का जो बर्तन होता था उसमें इम्प्रूवमेंट आना, अलग अलग कालखंड की कहाँ, हाँ, अलग अलग काल में अलग अलग कहानी कहता है। अब होता है कि भाई उत्तर वैदिक से यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ देखिए अभी लेन देन में बदलाव आया ना जी। लेन देन में यहाँ क्या था? विनिमय प्रणाली। यहाँ आ गया ना मौद्रिक प्रणाली। तो ठीक उसी प्रकार मिट्टी का बर्तन जैसे इस काल में बनता था, क्या वही बर्तन यहाँ बनता है? बर्तन में बदलाव आया होगा। हाँ, तो ध्यान रख लीजिए कि किसी भी कालखंड की कहानी
इससे भी जुड़ा हुआ रहता है, मृदभांड से भी जुड़ा हुआ है, समझ गए। चलिए अब बताइए कि उत्तर वैदिक में कौन? PGW। PGW का मतलब क्या होगा? क्या बोला? बोलो बोलो, PGW का मतलब क्या होगा? प्रिंटेड। प्रिंटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चित्रित। अग्रे मतलब धूसर, और वेयर मतलब? वेयर मतलब क्या होता है? बर्तन या भांड। क्या कहेंगे? चित्रित, धूसर, क्या बोले? बर्तन हो गया। उस समय का जो मृद भांड हुआ करता था वह क्या था? चित्रित था, लेकिन कैसा कलर में? धूसर में। हो गया। इस काल में कौन सा आएगा बउआ? इस काल की अगर हम बात करें तो NBPW। बोलिए, NBPW बोलिए। हाँ, तो N फॉर क्या कहेंगे बउआ? नॉर्थ। N फॉर क्या कहेंगे? नॉर्थ। हो गया। B फॉर ब्लैक। ब्लैक मतलब काली। P फॉर पॉलिश। उत्तर काली पॉलिश और वेयर मीन्स बर्तन। NBPW बर्तन का नाम ही तो क्या समझोगे? हाँ, यहाँ काला हो गया बर्तन। और पॉलिश क्या हुआ? ब्लैक कलर का पॉलिश जैसा उस पर अब चेहरा पे दिखेगा, समझ गए। और ये बर्तन, ये किस काल की बर्तन है बउआ? हाँ, तो ये यहाँ लेके चलिए। इस काल का कौन सा बर्तन है? PGW। गुड। और यहाँ महाजनपद का कौन सा है बउआ? बोलिए, महाजनपद का कौन सा बर्तन है? NBPW। अभी थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिए, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसका एक स्पेशल क्लास चलेगा। इसका, सिक्का का, ये सब एगो स्पेशल छुच्छे क्लास जब चलेगा। हाँ, केवल बर्तन का ही बात होगा, केवल सिक्के का ही बात होगा, तो पहले से थोड़ा मोड़ा सुना हुआ रहेंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में? हो गया बउआ। चलिए, इसको जरा और भी पॉइंट तो बचा हुआ नहीं है, लगभग कहानी सब खत्म हो गई। इसके पहले चांदी का प्रयोग है बउआ? नहीं। कहाँ? बता देते हैं। टंका। क्या चीज का बताइए? हाँ, बुक में कोई था सर, बुक में था, क्या चीज? प्रयोग नहीं है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। इसके पहले सोना का प्रयोग है यहाँ, लेकिन यहाँ सोना का प्रयोग नहीं है। सोना का प्रयोग भी ना है जी। चलिए, यहाँ सबसे पहले, एक मिनट, महाजनपद काल में पहली बार चांदी का प्रयोग देखने को मिलता है, समझ गए। यही पंचमार्क सिक्का के रूप में। हो गया। तो इससे अगर हम बात करें महाजनपद का आर्थिक जीवन में, तो सबसे पहले क्या कहेंगे बउआ? ये द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण। तीसरी बात क्या कहा गया? कृषि में लोहे का प्रयोग, पशुपालन गौण हो गया। और पहली बार महाजनपद पीरियड में मौद्रिक प्रणाली आरंभ हुआ। हो गया। मौद्रिक प्रणाली के रूप में क्या आया? पंचमार्क सिक्का। हो गया। जो कौन जारी करता था? व्यापारी। व्यापारियों को ग्रुप को क्या कहते थे? श्रेणी। व्यापारी के जो ग्रुप, क्या बोला बउआ? ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। व्यापारी का जो ग्रुप होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी। हो गया। तो आइए इसको जल्दी से पेन डाउन कर लेते हैं, 4 लाइन, कहानी खत्म हो जाएगा। एक बर्तन तो देखिए लिए, PGW। महाजनपद की आर्थिक जीवन। हो गया बउआ। यही बर्तन है, समझिए। ये सारे बर्तन हम लोग अब आगे पढ़ते जाएंगे। इंग्लिश बर्तन नहीं है रे गधा, ये तुम लोगों को पढ़ने के लिए सब बना दिया गया है,
समझ गया ना। लिखिए तो पहला आर्थिक जीवन हेडिंग लगा दिए। महाजनपद काल लिखिए। महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है बुआ? कृषि। इस काल में पहली बार कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग किया गया। इस काल में पहली बार कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग किया गया। हो गया, लिख दीजिए। इस काल, अगला पॉइंट, इस काल में कृषि में होने वाला उत्पादन, इस काल में कृषि में होने वाला उत्पादन क्या हुआ था? उत्पादन अधिशेष हुआ, जो द्वितीय नगरीकरण का जन्म देता है। ये जन्म दिया। द्वितीय नगरीकरण समझ में आ गया ना छोटी? अगला लिखिए। महाजनपद काल में एनबीपीडब्ल्यू ब्रैकेट में चाहे तो हिंदी लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। N फोर उत्तर होता है, नॉर्थ, और B फोर ब्लैक, और P फोर पॉलिश, और V फोर W बचा हुआ है। चलिए W देखिए, हो गया बउआ। एनबीपीडब्ल्यू का प्रयोग किया गया। बस एक और लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। क्या लिखेंगे सिक्का के बारे में? लिख दिए बुआ। इस काल में पंचमार्क सिक्का जो चांदी के बने होते थे, इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। सबसे लास्ट पॉइंट कौन जारी करता है बुआ? कौन जारी करता है? व्यापारी। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन हमको बताइए, और भी कोई क्वेश्चन आप लोग का? किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन है तो चलिए। नहीं, देखो तुम लोग कैसे बच्चा की तरह सोचेगा।
उजला कीजिएगा जो कल पूछिएगा। ठीक ठीक हो गया बउआ, बंद कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ आराम से आइए। ये लड़का, अभी हम लोग अभी हम बात किए थे तलाक वाला बात नहीं। हाँ सर। क्या मुस्लिम जो है बताया गया कि 4 शादी अलाउ है, हाँ सर। 4 शादी अलाउ है। क्या ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? तो अच्छा और बुरा आप नहीं कर सकते हैं, इसके शरीयत के अनुसार अच्छा बात। वो अपने शरीर के हिसाब से अच्छा है। अब आइए हमको एक बात बताइए कि अगर 4 शादी करता है कोई व्यक्ति तो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? जनसंख्या बढ़ेगी। क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन ये गलत है, जनसंख्या घटेगी। बढ़ेगी नहीं, घटेगी। हाँ, कैसे? यही बात समझाने के लिए हम किए हैं। एक लिंगानुपात समझते हैं आप लोग? लिंगानुपात समझते हैं बउआ? पर 1000 कन्या पर या पर 1000 पुरुष पर 1000 महिला का होना ये लिंगा अनुपात कहलाता है। 1000 लड़के पर 1000 लड़कियां का होना किसी राज्य का वह लिंगा अनुपात कहलाता है। हो गया। अब कहा गया कि अगर 1000 बॉयज हैं और गर्ल्स 800 ही हैं, कितने का शादी होगा बउआ? 800 का ही ना शादी होगा। अब कह रहा है कि इसमें से 100 लोग, इसमें से 100 बच्चे, पहले तो 800 का ही शादी होगा। अब इसमें भी 100 आदमी क्या क्या 4-4 शादी कर लिया। अब बताइए कितने का शादी हुआ? पहली बात को समझिए, इसमें से 100 आदमी 4-4 शादी कर लिया, 400 लड़कियां तो अकेले ले लिया, मतलब 500 यहाँ बच गया। तो कितने का शादी होगा? 500 ही का ही ना शादी होगा। 400 ले जाते 400 बचे। 100 ही भी तो जुटेगा ना। तो 400 लड़कियां यहाँ बचा हुआ है और 500 का ही शादी होगा। अगर मान लिया जाए 500 का शादी होगा और 1000 का शादी होगा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बच्चा कहाँ होगा? 1000 घर यहाँ परिवार बनेगा, यहाँ 500 ही परिवार बनेगा। अब इसके अपेक्षा इससे यहाँ ज़्यादा संतान की उत्पत्ति होगी। ऐसा थोड़ा है कि जो 4 शादी किया है उसको 40 संतान है। जो 4 शादी किया है उसका 40 संतान थोड़े हो सकता है। उसका तो 15-15 कितना होता रहता है? 15-15 को होता है। 4 शादी में 15 हो, बहुत अच्छा। अगर यहाँ 4 शादी होगा, अगर 4 होगा तो 16 को होगा। अगर 4 संतान भी हुआ तो 16 संतान होगा। मुस्लिम लोग तो 4 कम हो नहीं करता। हाँ, तो इस बात को पहले समझिए। कहा गया कि 4 शादियां होने से जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा बउआ? तो वह जनसंख्या को घटाएगी। नहीं समझे? कोई डाउट? कारण कि एक ही पुरुष न है जी, और यहाँ 4-4 महिला हैं, तो इसको कितना संतान उत्पन्न होगा? यहाँ अगर 4 घर में बनता तो हो सकता है कि 4-4 5-5 बच्चा भी अगर रहता तो 20 संतान उत्पन्न होता, 20 घर नया बनता। लेकिन यहाँ क्या है कि एक परिवार का कितना, हर को 20 संतान रहेगा, तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ जनसंख्या घटेगी। अब यहाँ एक बात हमेशा आता है कि लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल तो है वो। सबसे कम बलम बचा फंसता है ना, अधिक तो सब जानता है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है बुआ? केरल। केरल में क्या है कि 1000 लड़के से लड़कियां की संख्या भी अधिक है, मतलब लगभग 1000 से ऊपर चला जाता है। 1028, बहुत अच्छी आई है। 1028 लड़कियां हैं तो बहुत, पहले बात समझिए। अभी क्या है, यहाँ लड़का कम हो रहा है तो 28 लड़कियां बच जाएगी। हाँ, तो केरल में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो शादी आजीवन करती ही नहीं है। बहुत ऐसी लड़कियां मिलेगी जो आजीवन शादी नहीं करती है, और वो मूर्खाधिराज नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां की हालत है ऐसा। वो पूरे जीवन लोगों की सहायता करने में ही बिताना अच्छा महसूस करती है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टर। चर्च वगैरह में आप लोग देखते होंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर। वो आजीवन कुमारी रहती है। समझ गए? वह मानव सेवा को अपना धर्म समझता है और मानव सेवा करने के लिए वह शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा लेती है और संपूर्ण जीवन वह मानव सेवा करता है। हो गया? तो वहाँ कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे कम वाला राज्य कौन है बुआ? हरियाणा। सबसे कम वाला कौन है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। हो गया? कोई डाउट है क्या? हाँ, डाउट है?
हाँ, तो सबसे कम वाला है बउआ, नहीं ये सबसे कम वाला है। अब सवाल ये नहीं उठता कि कम ये क्यों है, ये तो एक लाइन में क्वेश्चन आएगा सबसे कम वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा। लेकिन यही चीज को जब डिटेल्स लिखना होगा तो कम क्यों है ये बताना होगा। किसी को पता है कुछ नहीं? तो आप लोग ये कभी पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं? हरित क्रांति किस बेल्ट में लागू है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति लागू हुआ है। अब कहा जाता है, क्वेश्चन यह बनता है कि हरित क्रांति ने जितने समस्याओं को खत्म नहीं किया उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया। अब देखिए क्या है, हरित क्रांति के कारण ही वहाँ क्या हुआ, हरियाणा में सबसे कम लिंगा अनुपात है। बउआ यहाँ देखो, समझ पा रहे हैं लिंगानुपात वाली बात? कहा गया कि हरित क्रांति के कारण ही वहाँ के लोग खुशहाल हो गए। खुशहाल मतलब ठीक ठाक स्थिति में इनकम वगैरह होने लगा। अब क्या होगा कि हाँ, जो भी संतान उत्पन्न होगा उसके गर्भ में ही जांच होगा, गर्भ में ही जांच, क्योंकि पैसा का दिक्कत है नहीं, पैसा तो लगभग खुशहाल की स्थिति में किसान को बना ही दिया। हर संतान उत्पत्ति के पूर्व उसके गर्भ में ही जांच होगा। अगर गर्ल्स होगी तो वो जन्म से पहले फांसी की सजा, मतलब भ्रूण हत्या हो जाएगी। आई बात समझ में? अब ऐसे स्थिति में यहाँ क्या हो जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कम हो जा रहा है। क्या ये समस्या नहीं है बउआ? घर में करोड़ों रुपया रखा हुआ है और घर में एक औरत नहीं है, तो रुपया कौन काम का? कोई काम का नहीं। इस बात को समझते हैं? तो इसीलिए कहा जा रहा है ऐसा। ये कैसे हो गया कि लोग खुशहाल होकर? देखिए क्या होता है, अगर लोग खुशहाल नहीं होता तब गरीब के घर में अगर संतान उत्पन्न होने की स्थितियां जब आती है तो लोग क्या करवाता है, सोचता कि चलो जांच करवा लेते हैं। जांच करवाएंगे तो 500, अगर गर्ल्स हुआ, अगर भ्रूण हत्या करवाएंगे तो 4000, तो जोड़ेगा मिला जुला के 4500 5000 खर्चा आएगा। अब सोचेगा 4500 5000 कहाँ से आएगा, जाए तो सब अपन अपन भाग से जन्म लेता है, ये सोच के गरीब आदमी संतोष कर लेता है। और यही लोग थोड़ा मना इसको बचा के रख रहा है। अगर गरीब लोग वहाँ नहीं होता तो शायद यहाँ की लोग की स्थिति एकदम दयनीय हो जाता। केरल की बात करें, केरल में तो अच्छा खासा मतलब गरीब तो केरल ही नहीं, वहाँ के लोग शिक्षित नहीं हुआ। यहाँ ये किसान है, वहाँ के लोग किसान कम हैं। वहाँ केरल में किसान की संख्या कम है, शिक्षित लोगों की संख्या कम है। वहाँ सबसे शिक्षित राज्य में केरल आता है। अभी हम बताएं कि जो गर्ल्स शादी नहीं करती है कि वो अशिक्षित थोड़े है, शिक्षित, वहाँ शिक्षा दर अधिक है। यहाँ कहते हैं कि बेटी भार है, केरल में बेटी भार नहीं है। बेटा बेटी एक समान, बेटी भी ऑफिस में जाके काम करती है, कल कारखाने में जाके काम करती है, वो भी दुकानदारी करती है, सब काम गर्ल्स करती है वहाँ भी। समझिए, तो भार की स्थिति जहाँ जहाँ होगा वो समझिए सामाजिक परंपरा को ढोएगा और कहेगा कि बेटी भार है। लेकिन जबकि जो समझता है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए केरल टॉप की स्थिति में आती है। आई बात समझ में? अब समझ में आया कि जनसंख्या अगर कम हो रही है, इसका कारण क्या है? 4 शादियाँ। क्या चीज? भारत में और बंद हो गया, और बढ़ेगा नहीं। खैर चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए। ये चीज़ें याद रहेगा बउआ, हरित क्रांति वाली बात। हरित क्रांति हमेशा इस क्वेश्चन को, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन इसका है कि हरित क्रांति ने जितनी समस्याओं को ख़त्म नहीं किया उससे अधिक समस्याओं को जन्म दे दिया। नहीं, इस पर लिखाता है जब तो 18 पन्ना लेख लिखना पड़ता है। मतलब इस पर प्रकाश डालेंगे तो 15 पन्ना 18 पन्ना में लिखना पड़ता है। उस समय हाथ जो है वह समझ में आ जाएगा कि हाथ किसको कहते हैं। क्या चीज़? तभी कहाँ है, अभी तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपके अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को हम अपनी इच्छा से बड़ा कर दें और हम अपनी इच्छा से छोटा कर दें। ये आपके अंदर अगर कौशल आ गया तो आप लगभग ठीक ठाक स्थिति में हो जाएंगे, ठीक ठाक स्थिति में हो जाएंगे। आई बात समझ में? किसी भी टॉपिक को बड़ा करना छोटा करना आपके हाथ में होना चाहिए। तभी बोलेंगे गाय पर लेख लिखो बउआ, तो 1 पन्ना से 2 पन्ना, तीसरा पन्ना में तो हालत ही खराब हो जाएगा। क्या चीज़? चलिए, सबसे इजी टॉपिक गाय है। गाय पर कितना पन्ना आप लिख सकते हैं? तो लिखने के बाद पता चलेगा। लिखने के बाद क्या पता चलेगा? हम कितना खाना खाएंगे हमको पता ही नहीं है। हम कितना पन्ना लिख सकते हैं हमको आइडिया ही नहीं है।
ये आइडिया आपको होना चाहिए। कितना पन्ना लिख सकते हैं बउआ, इधर सुनो। बड़ा कॉपी में 2 पन्ना, छोटा कॉपी में 5-6 पन्ना। छोड़ दीजिए। 18 पन्ने से कितने वर्ड में लिख सकते हैं, कितने शब्द में लिख सकते हैं? बड़ा लिखिए छोटा लिखिए कोई मतलब नहीं, बस 250 शब्द तुमको बहुत लग रहा है। 250 शब्द सर को पता नहीं लगता। अगर 1 घंटा लिखना रहेगा तब कि गाइए पर केवल 1 घंटा लिखते रहना है हमको। 1 घंटा 250 लिखेंगे नहीं, 250 तक पूर्ण विराम आए चाहे ना